बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप समा की स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। किरण नाज तबीयत को ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो अभी इस घंटे के अंदर ये ट्रांसमिशन नहीं कर रही, और हमारे साथ अभी थोड़ी देर में मेहमान भी मौजूद होंगे। कुछ चीज़ों पे नज़र डाल लेते हैं कि अब तक क्या हो रहा है। नंबर एक तो ये है कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, आइंदा इंतखाबात के हवाले से हुकूमत जो है वो अपोजिशन को ऑफर कर रही है। सदर पाकिस्तान ने बाकायदा खतूत लिख दिए हैं। 4 बजे मौलाना फजलुर रहमान साहब 1 घंटे के बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे बदस्तूर टूट रहे हैं। पहले ये काम जो है वफाक में हो रहा था जब इमरान खान साहब को हटाना था। अब ये काम जो है वो पंजाब में हो रहा है। यहाँ पे एक होटल है, उसके 5वें फ्लोर पे, इस्लामाबाद में भी एक होटल था, उसके 5वें फ्लोर के ऊपर बंदे रखे हुए थे। यहाँ पे भी एक होटल है, उसके 5वें फ्लोर के ऊपर बंदे रखे हुए हैं। डिप्टी स्पीकर जो है वो पैंतरा बदल गए हैं और जाके अपोजिशन के कैंप में शामिल हो गए और उन्होंने इजलास बुला लिया। उसके ऊपर एक बड़ा कंफ्यूजन है। जो हुकूमत यहाँ की थी उसके लोग ये कहते हैं कि ये गलत है, गैर आईनी है, और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है, उधर स्पीकर के खिलाफ भी पेश हो गई है। तो एक अजीब माहौल बन गया है। ऐसे में एक बड़ा मजेदार जुमला जो अभी मैंने सुना वो राजा रियाज साहब के मुंह से सुना। वो कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह बहुत जल्दी सेहतमंद होकर पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। यानी कैसा आसमान रंग बदलता है और कैसी सिचुएशन तब्दील होती है। यहाँ पे सियासतदानों का कभी कोई किबला नहीं होता। कभी एक शख्स को गालियां दे रहे होते हैं, उसको बुरा भला कह रहे होते हैं, और दूसरे को आसमान पे बिठाया हुआ होता है, और अगले ही लम्हे अपने सियासी मफाद को देखते हुए छलांग मारते हैं और उछल के दूसरी जगह पे चले जाते हैं। और वहां जाकर ये कहते हैं जनाब कि वो जो पहले वाला बंदा था वो इंतहाई घटिया आदमी था, और ये जो जिसको हम घटिया कह रहे थे वो बहुत शानदार आदमी है। तो पॉलिटिक्स में इस तरह के मजाक आपको आजकल बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये माहौल बन रहा है अगले इलेक्शन की जानिब और एक नई सफबंदी हो रही है। एक तरफ इमरान खान और उनके हवारी इकट्ठे हो रहे हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन और उनके हवारी इकट्ठे हो रहे हैं। इमरान खान का यह कहना है कि अपोजिशन के हवारी नहीं है, एक्चुअली मेरे खिलाफ हुकूमत गिराने की एक आलमी साजिश थी और उसका हिस्सा है ये लोग और उससे फायदा उठा रहे हैं। बहरहाल उस्मान बुज़दार इमरान खान साहब का एक कमजोर लिंक साबित हुए, ये चीज वक्त साबित कर देगा। और कई दफा माजी में मैंने भी इसकी निशानदेही की है, बहुत सारे साहब भी कहते भी रहे। हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं उनका तारुफ करने से पहले एक और चीज जो महसूस की जा रही है कल से लेकर आज तक, वो ये कि इदारों और अपोजिशन के दरमियान दोबारा तनाव की एक कैफियत दिखाई दे रही है, क्योंकि अपोजिशन को फिर से शिकवे शुरू हो गए हैं। ना सिर्फ दबे लफ्जों में अदलिया से शिकवे किए जा रहे हैं, बल्कि दीगर इदारों से भी शिकवे किए जा रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने एक इंटरव्यू देते हुए भी कहा 4 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगता है इसी के आसपास घूमेगी। हमारे साथ अदर सदीक साहब मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। नदीम मलिक साहब ने ज्वाइन कर लिया है, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, आप भी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और सबसे पहले मैं अदर सदीक साहब से, सर यहाँ पे डिप्टी स्पीकर ने इजलास बुला लिया पंजाब में, और आपके बकौल स्पीकर के पास बड़े इख्तियारात होते हैं और वो बड़ा ताकतवर एक ओहदा है उसका, थोड़े दिन पहले आप कह रहे थे। और हुकूमत जो है यहाँ पे, या जो परवेज इलाही ग्रुप है या पीटीआई है, वो कह रहे हैं नहीं ये गलत हुआ है। एक 16 तारीख, फिर एक ये तारीख, और फिर इसके अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हो गया है। दोनों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई है। वे आउट क्या है इसमें से? अब आईनी रास्ता। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब। मैंने उस वक्त बुनियादी तौर पर एक वजह है कि आइन का आर्टिकल है 68 कहता है कि अदालत के या अदालत के जज के कंडक्ट के बारे में आप पार्लियामान में बात नहीं कर सकते। आर्टिकल 69 कहता है कि जो पार्लियामान के अंदर की कार्रवाई है उसको अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और यही वजह है, जो कि वजह देखे ना, अपना वज़ीर आज़म हाउस को। साहब आपकी ऑडियो नहीं आ रही, आ गई, आ रही है जी ऑडियो? नहीं, अदर सदीक साहब की ऑडियो नहीं आ रही, थोड़ा जी अभी नहीं आ रही। मैं नदीम मलिक साहब के पास चला जाता हूँ। नदीम मलिक साहब, सिचुएशन के ऊपर आपका एनालिसिस क्या है? जो इस्लामाबाद में चल रहा है वो भी आपके सामने है। अब ऐसा लगता है कि कल दोबारा सुप्रीम कोर्ट बैठेगी, यानी जिस दिन हम पहले दिन इस पे बात कर रहे थे तो आप समेत और बहुत सारे साथियों को ये लगता था कि अदालत इसको 5 मिनट के अंदर आकर सिर्फ ऑर्डर जारी करेगी, इसके ऊपर किसी की बात नहीं सुनेगी, और अगर बात सुनना शुरू की तो फिर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो अब वही हो रहा है ऐसा लगता है। जितनी इसके ऊपर ज़्यादा पार्टियां इन्वॉल्व होती जाएंगी मामला उतना लंबा होता जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का मफाद सामने रखता हूं तो फिर मुझे लगता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़्यादा तूल नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि एक बुनियादी इशू है कि डिप्टी स्पीकर ने जो एक्ट किया वो आइन के मुताबिक है या आइन के मुताबिक नहीं है।
मेरे ख्याल में 5 मेंबर बेंच है उसको फौरी तौर पर इसके ऊपर फैसला देना चाहिए था ताकि बेयकीनी ख़त्म हो जाती। मैं तो आपको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इकॉनमी के नंबर कोट करता हूँ कि रुपया 185 से ऊपर चला गया है। आपका 35 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट आप कर चुके हैं। आपकी जो करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर आ रहे हैं और 30 जून के लिए जो एक्सचेंज रेट की फोरकास्ट है वो हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उसको फाइनेंस करने की पोजीशन में, फाइनेंसिंग गैप सामने नज़र आता है। और ऐसे फाइनेंसिंग गैप जब भी सामने नज़र आए तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए IMF के पास जाना पड़ता है, और IMF किसी हुकूमत से डील करती है। ये ट्रांजिशनल फेज़ में वो किसी से डील नहीं करेगी। ये एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है और इस क्राइसिस को हम जितना लंबा खींचेंगे क्राइसिस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट से जिससे भी इस्तदा कर सकता हूँ, सिर्फ जर्नलिस्ट हूँ, मुझे ये नहीं पता कि उनका लीगल प्रोसेस क्या है और कितनी देर और लगाएंगे, लेकिन जितना इस प्रोसेस को शॉर्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान की भलाई उसी के अंदर है। जी मलिक साहब, इलेक्शन के अलावा और क्या चारा हो सकता है? यानी अगर वो रिवर्स करें और वापस ले जाके वहीं खड़ा कर दें तो वही सियासी खींचा तानी, मार धाड़, फिर इस्तीफे और ये चीजें फिर शुरू हो जाएंगी। यानी अगर कोई इसका इमरान, आपका मैं हल निकलना पूरा सवाल सुन नहीं पाया, दरमियान में आपकी मुझे आवाज़ कट गई थी, लेकिन आप पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिटी के साथ, इबहाम नहीं होना चाहिए उसमें, 100% क्लैरिटी के साथ ये बताना इकदाम आईनी था या गैर आईनी था। गैर आइनी है तो जहाँ से वोटिंग टूटी थी वहीं से वोटिंग शुरू होगी। आइन का जो तरीकाकार है आपको उसको पामाल नज़रिया ज़रूरत के तहत नहीं करना चाहिए। अगर दूसरा इस सवाल जो है उससे भी बड़ा यह है कि आर्टिकल 5, ये सारे लोग गद्दार हैं तो फिर इन सारे लोगों को सजाए मौत मिलनी चाहिए। उसके दरमियान की कोई सूरत नहीं। जिसने पाकिस्तान को बेचा है अमेरिका के आगे और पैसे लेकर गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश की है, रजीम चेंज की कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बना है, तो उसकी सज़ा तो मौत है, उससे कम सज़ा है ही नहीं है। मेरे पास तो बहस की इस पर गुंजाइश कम है। मैं तो इसका 2+2 में सुप्रीम कोर्ट से जवाब की तवक्को रखता हूँ। एक तो ये बताएं कि डिप्टी स्पीकर का एक्शन जो था वो आइन से मुताबिकत रखता है या मावरा आइन है, इसका जवाब हाँ या ना में है। दूसरा सवाल यह है कि अगर उन्होंने गद्दारी की है, जो आर्टिकल 5 है, अगर गद्दारी की है तो उसकी सज़ा मौत है, की है या नहीं की है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर क्लैरिटी के लिए मोस्ट प्रॉबेबली उनको DGISI और हो सकता है कि आर्मी चीफ और जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं मुतलका, उनके एफिडेविट्स या उनसे इन कैमरा ब्रीफ लेना पड़ेगा। उसके बगैर ये फैसला नहीं दे पाएंगे और ये जल्दी होना चाहिए, तूल नहीं पकड़ना चाहिए। तूल जितना ये मामला पकड़ रहा है पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसमें वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। जो फॉरेन एलिमेंट है, जो वो वाला पोर्शन है, अदालत सिर्फ महदूद रहना चाहती है उस एक दिन के एक्ट तक कि क्या वो इसमें सुन सकते हैं या नहीं, और उसके अंदर आईनी था या गैर आईनी था। उस एक दिन के एक्ट के दो हिस्से हैं, उसके अंदर वो जाना नहीं चाहते। एक से दूसरे से इमरान जुदा कर ही नहीं सकते। अदालत कैसे डिप्टी स्पीकर के फैसले को बताएगी जब तक वो आर्टिकल 5 के ऊपर जो फवाद चौधरी ने काम किया हुआ है और डिप्टी स्पीकर ने मिलकर काम किया हुआ है उससे कहेगी कि हम उसकी तरफ नहीं देख रहे, सिर्फ इसको देख रहे हैं, तो नहीं होगा। दोनों चीज़ों के ऊपर फैसला सादर करना पड़ेगा। वो माने या ना माने फैसला सादर करना पड़ेगा। ये आईनी हुआ है या गैर आईनी हुआ है, और एक हिस्सा तो आईनी और गैर आईनी एक्शन है जो डिप्टी स्पीकर से रिलेट करता है, दूसरा हिस्सा तो सीधी सीधी मुल्क से गद्दारी के मुर्तकिब होने का है, और उसी गद्दारी के मुर्तकिब वालों को कह रहे हैं कि आओ मिल के हुकूमत साजी कर लें। तो ये मजाक का खेज सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान के मफाद के इस वक्त खिलाफ जाता है सारा कुछ अमल। जो कुछ भी एक्शन हुआ है पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है। ये वोट हो जाता प्राइम मिनिस्टर या वोट आउट हो जाते या बच जाते, दोनों सूरत में वो पाकिस्तान के लिए जीत की सूरत होती, विन विन सिचुएशन होती। या एक जीत की वो सूरत इमरान खान के लिए जाती तौर पर, सियासी तौर पर वो बहुत गेन करते कि 27 तारीख को जिस दिन वो जलसा कर रहे थे उस जलसे के अंदर असम्बलियां तोड़ के इलेक्शन का ऐलान कर देते। अब वो कहते हैं मैं इलेक्शन का ऐलान करता हूँ, आप अपोजिशन तोड़ नहीं सकते थे। आपकी वो बात क्यों मानेंगे? बताइएगा तरीके तो महतमाद थी ना, उसमें तो वो खुद असम्बलियां नहीं तोड़ सकते थे। असम्बलियां सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तोड़ी जा सकती थी। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ के 155 उनके अराकीन थे कौमी असम्बली के, जब वो इस्तीफा दे देते, आधी असम्बली खाली हो जाती तो इलेक्शन कॉल होते, फिर वो उसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकते। ये बात है, ये इसके अंदर कोई भाम की गुंजाइश ही नहीं थी, इलेक्शन होते। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो तो अभी भी इस्तीफे देते हैं, हर तरफ से तो इलेक्शन ही होंगे। इलेक्शन तो होने ही होने हैं, 15-20 दिन, महीना 2 महीना, जितनी देर क्राइसिस है अल्टीमेटली इलेक्शन ही होने हैं। दुआ सिर्फ ये है कि अल्लाह पाक इस क्राइसिस को जल्दी गुजार दे। आप ही को शायद उन्होंने बताया था कि मेरे पास 3 तजावीज़ आई थी
कि या इस्तीफ़ा दे दूं या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेस कर लूं या अर्ली इलेक्शन फेस कर लूं। यही उन्होंने बोला था ना। जवाब में उन्होंने कहा था हमने तजवीज़ें नहीं दी, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने तजवीज़ दी थी। ये तजवीज़ अर्ली स्टेज पे मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी मेजोरिटी हाउस के अंदर नहीं, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब ने फिर जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि मैंने किसी से दरखास्त नहीं की थी कि मेरे लिए रास्ता बनाओ, ये तजवीज मुझे आई थी और मेरे साथियों की तरफ से आई थी और तीन तजवीज़ों का जिक्र किया था ना, जिधर से भी उन्होंने बोली या दूसरी तरफ से आई है तो बात की तफसील की बात होगी। 3 तजवीज़ें ये थी कि या इस्तीफ़ा दे दें या नो कॉन्फिडेंस फेस कर लें, तो या अर्ली इलेक्शन के लिए किसी को दरमियान में डाल के तो कोई रास्ता निकाल लें। तो ये वाली ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन थी अर्ली इलेक्शन। इसमें पब्लिक मोबिलाइजेशन की, इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज और मैं आदर सिद्दीक साहब को भी इन्वॉल्व कर लूं, गाड़ी छोड़ दी उन्होंने, मैं आदर सिद्दीक साहब को भी इन्वॉल्व कर लूं। इसमें एक चीज और है, इमरान खान बैरूनी मुदाखलत हुई है और वो जो मुरासला है या डॉक्यूमेंट है उसके साथ जब बैठती है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी तो वो भी कहते हैं जी ठीक है मुदाखलत है और इसकी जो है वो मजम्मत करते हैं। बाद में डिमार्च, और जो डिमार्च भेजा वो इसी बुनियाद के ऊपर भेजा ना, दोनों मुल्कों के अंदर, अमेरिका में भी और यहाँ पाकिस्तान में भी, इसी बुनियाद पे भेजा कि वहां मुदाखलत हुई थी और उसके ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मामला यह है कि इस मुदाखलत को तो आप कह सकते हैं कि बैरूनी मुदाखलत हुई है और अदम एतमाद को कामयाब बनाना चाहता है एक मुल्क, लेकिन पाकिस्तानी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इसके सबूत अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी। अदर सिद्दीक साहब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बात बड़ी सिंपल सी है, हम जरा अपने आईने पाकिस्तान 1973 का नफाज वाकई चाहते नहीं। हम कह तो देते हैं तोड़ना, हम रोजाना कह रहे थे आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 है गद्दारी। हम सेडिशन और ट्रीजन में फर्क नहीं कर पाते। हम इस आइन ने जिसने जमहूरियत को बका रखने के हवाले से तरीकाकार दिया है, आर्टिकल 58(2) भी खत्म किया गया वक्त से पहले हुकूमत की गिरानी। इसी आर्टिकल ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की अगर इजाजत दी गई तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को प्रोटेक्ट करने के हवाले से भी रास्ता दिया, वो डिफेक्शन की क्लॉज दे दी, आर्टिकल 63 है। तो ये बिल्कुल अगर हम उसको सिर्फ वन साइडेड लेके चलना चाहते हैं तो आपने मामला दिया वो बड़ा सीरियस मामला है कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन वो विदाउट एनी डाउट, क्योंकि मैंने कुछ एविडेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से आपके सामने रखता हूँ। आप 17 फरवरी का अंसार अब्बास साहब का कॉलम पढ़ लें। वैसे तो हमारे बहुत से साहबियों को पता है, अगर अंसार अब्बास साहब को पता है तो बहुत, वो ना बताना चाहें तो वो गलत बात है, लेकिन उन्होंने बताया प्लॉटिंग बताई उन्होंने कि क्या हो रहा है, कौन कौन मिल रहा है और तरीके आदम एतमाद आ रही है, इंटरनेशनल इंटरवेंशन का भी बता दिया है। और हम ये तारीख क्यों भूल जाते हैं? आप जरा मेमो गेट स्कैंडल में चले जाएं, हुसैन हक्कानी का क्या रहा था आप लोगों के सामने, और आज के किरदार में भी हुसैन हक्कानी वही बंदा है कि 3 मार्च को नवाज शरीफ से मिलता है, सारे रिकॉर्ड के ऊपर है। 7 तारीख को ये डिमार्ची आता है और 8 तारीख को तहरीक अदम एतमाद। आप याद रखिएगा मैं मेलाफिडी क्या बताने लगा हूँ, तहरीक अदम एतमाद और इजलास बुलाना इकट्ठा नहीं पेश हो सकते। ये टेक्निकल, ये तो पीटीआई की गवर्नमेंट यार उनको समझ नहीं सकी ना। इसीलिए जब 25 मार्च को इजलास आया तो उसी दिन आपको याद है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मामला एजेंडे का हिस्सा रखा गया। उससे पहले ये सारे को टेक्निकल बुलाने पर रिजेक्ट कर सकते थे। हम उसको इतना इजी नहीं ले रहे। तो इजी समझने की बात है कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने अलखुद नोटिस का तो ले लिया, इससे पहले मैं पिटीशन लेके गया था जुमे वाले दिन। मैंने कहा कि ये सजेस्टेड एविडेंस है, मेमो गेट के स्कैंडल के ऊपर इस मामले की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके लाया जाए और तहरीक अदम एतमाद तहरीक अदम एतमाद थोड़ा सा लेट हो जाती तो क्या आसमान गिर जाना था या सुबह या पता नहीं क्या जल्जले आ जाने थे या तूफान आ जाने थे। यानी वजह क्या है कि ये सारे प्रोसेस को इसलिए आंखें बंद करके बड़ी तेजी से किया जाना था कि तयशुदा चीजें थी कहाँ क्या लेके आना। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एतराज लगा दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 69 के तहत हम नहीं देख सकते मामला। आप क्या सर, मेरा सवाल अलग था, मेरा सवाल अलग था। मैं ये जानना चाहता हूं कि वजीर आजम ये कहते हैं ना, या स्पीकर की ये अंडरस्टैंडिंग थी कि बैरूनी मुदाखलत हुई है और इसके ऊपर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी बैठी और उनकी भी अंडरस्टैंडिंग है और वो उस डॉक्यूमेंट को अगर माने तो उसके ऊपर बैठे। तो मैं ये कहता हूं कि वो एक इशू है। दूसरा, उस इशू की बुनियाद पे ये कैसे साबित किया जा सकता है कि पाकिस्तान में अदम एतमाद लाने वाले जितने हाथ थे वो उस साजिश के साथ जुड़े हुए थे। यानी आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अमेरिकन चाहते हो कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए, फर्ज करें, और उन्होंने इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया हो। नहीं, मैं आपकी बात ये मैं बाय करने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूँ, तो फिर इस तरह नहीं होता ये सारा काम। अगर आप इसको यूं देखें ना, फिर ये प्लॉटिंग ऐसे नहीं होनी थी, वो प्लॉटिंग अदरवाइज होनी थी।
यहाँ तो देखे ना, इमरान खान के लिए ना वफाकी हुकूमत चलने दी जा रही है, ना सूबाई हुकूमत चलने दी जा रही है। आप मान लेना कि अगर ये हालात और वाकयात हैं, फिर उनके करीब के जो लोग ये सारे जिस तरह साइडों पे लेके गए, फिर उन लोगों से मिला गया। अब यहाँ नजर आए ना कि फर्ज करें अगर इमरान खान के साथी लोग ऐसे कोई खड़े हैं कि जो तहरीक अदम-ए-एतमाद को ये कंट्रोवर्शियल बनाने के हवाले से था, तो वो तो बाकी लोग तो सारे एक तरफ खड़े हैं। और इस मामले की अगर वाकई ऐसी बात है, अगर वाकई ऐसी बात है, तो फिर एतराज क्या था इनको? ये चाहते हैं कि इस मामले की बाकायदा इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, जुडिशल कमीशन बने, यानी इसमें सेडिशन का पर्चा होना चाहिए था। क्यों अभी तक पर्चा दर्ज नहीं हुआ? क्या वजह है कि कुछ लोग जान के इस मामले, वजह है कि जब आप जितना खुलेंगे इस मामले को ना, वो मामला आपको बहुत चीजें ऐसी बताएगा कि जो हकायक की तरफ लेकर जाएंगी। यानी ये तहरीके अदम-ए-एतमाद अगर दोनों बात, अगर वाकई ऐसी बात नहीं थी तो बड़ा आसान हल था, तहरीके अदम-ए-एतमाद वापस लेते। वापस लेने के बाद क्या करना था? वापस लेने के बाद बाकायदा इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कराई जाती। I'm sorry, इसकी बाकायदा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कराई जाती, सारे तकाजा करते। आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी के पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी ने इजलास बुलाया, उसमें अपोजिशन ने बाइकआउट क्यों किया? वो जाती वहां पर, वो जाके बताती। और यही तहरीके अदम-ए-एतमाद के वाले से जी देखें, ये तो हो जाता ना सर। हैदर वहीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हैदर, ये सब वे फॉरवर्ड क्या है? अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो लगता है कि ये सब लंबा ही चलेगा। पाकिस्तान में तो आपको पता है केसेस चलते भी लंबे हैं। अभी हुकूमत के वकला है, आज उन्होंने ये भी कहा, नईम बुखारी साहब ने दलाइल रोजे में, मैं अभी नहीं दे पा रहा, आज एनर्जी डाउन है। तो अब ये कोई मुवाफिक दिन कौन सा आएगा जिस दिन इसका फैसला आ जाए? आपको लगता है कि ये चीज़ इतने आराम से रिजॉल्व हो जाएगी और सारे हजम भी कर लेंगे? देखें इमरान साहब, इस चीज को, इस कंट्रोवर्सी को वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से नैरो डाउन करके कह दिया था कि हम सिर्फ ये देखेंगे कि स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग जो है उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर कर सकती है या नहीं। आर्टिकल 69 का जो अस्तना है वो हासिल होगा इस रूलिंग को या नहीं। क्या जो स्पीकर की रूलिंग का जुमरा है, क्या ये रूलिंग उसके दायरे में है या नहीं। क्या ये विदाउट ज्यूरिसडिक्शन या बदनीयती पर मबनी है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर कर सके। क्या ये आइन की उस तरह धज्जियां बिखेरती है जिस तरह के ऑपोजिशन के वकला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर कर सके। तो ये जो नुक्ता है, इस पे मैं नहीं समझता कि बहुत लंबी दलाइल जो है वो चलने चाहिए। ठीक है, दूसरी नजर आता है कि हुकूमत की तरफ से कुछ डिले है, लेकिन मैं कुछ दिनों का मेहमान समझूंगा इस केस को। पूरा मुल्क मुंतजर है, और अगर इस पे कोई वाजे चीज सामने नहीं आई इमरान खान साहब, तो आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह का सर्कस फिर लगने वाला है, जिस तरह के मामला पंजाब असेंबली में हो रहे हैं, जो ये मामला सड़कों पे जा सकते हैं। एहतजाज की कॉल खान साहब ने दी है, कल को नून लीग भी देगी, और कोर्ट में भी सब जमा होते हैं, मीडिया पे भी पूरा दिन ये बातें चल रही हैं। मेरे ख्याल से कोर्ट्स जो है इसको बहुत ज्यादा डिले नहीं करेंगे। कुछ ड्यू प्रोसेस के तकाजे जरूर हैं। बहरहाल इतना भी ये आगे तक गया है, मुझे थोड़ा बहुत ताज्जुब ऑलरेडी है, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट इसको इसी हफ्ते में निपटा देगी। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई लंबा डिले होगा, और एक क्लियर वर्डिक्ट आना चाहिए। देखिए, इसमें दो जजमेंट्स हैं इमरान साहब जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाजरीन समझ सकें। एक जुनेजो साहब के जमाने की जजमेंट थी, जहां पे उनकी हुकूमत को रिस्टोर तो किया गया, लेकिन जो है वो कलअदम तो करार दिया गया उनकी डिसोल्यूशन को, लेकिन एक्चुअली अमलन रिस्टोर नहीं किया गया उनकी हुकूमत को, और अवाम को जो है और मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाने दिया गया। लेकिन वहाँ कुछ ही दिन रह गए थे, केयरटेकर सेटअप आ चुका था, और अगर रेस्टोरेशन होती तो वो एक आमिर यानी ज़ियाउल हक साहब की असेंबली, नॉन पार्टी बेस्ड असेंबली की रेस्टोरेशन होती। वो 5 मेंबर जजेस का फैसला था, जिसका भी आजकल तस्करा किया जा रहा है कि कहीं यहाँ यही तो नहीं होगा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम तो कर दिया जाएगा, लेकिन साथ साथ कहा जाएगा कि अब हम आगे आ गए, अब इलेक्शन की तरफ जाएं। दूसरा फैसला 1993 का है मियां नवाज शरीफ साहब के केस में, जो 13 मेंबर जजेस के बेंच का है इमरान साहब, 13 मेंबर, यानी एक बड़ा फैसला था। वहां पे हालांकि केयरटेकर सेटअप आ गया था, और बरतरफ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के 1 माह बाद जाके रिस्टोर उसको किया और अमलन रिस्टोर किया। तो जो लेटेस्ट जजमेंट है वहां पे रिलीफ ना सिर्फ डेक्लेरेटरी दी गई बल्कि अमलन दी गई और रेस्टोरेशन हुई। ये और बात है कि तकाजे हमारी सियासत के कुछ ऐसे हैं कि उसके बावजूद मियां साहब को फिर जाना पड़ा। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जाएगी? सवाल ये है, क्या नवाज शरीफ की जजमेंट की तरफ जाएगी कि रिलीफ पूरी देगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोट करने को भी कहेगी? क्या जुनेजो साहब की जजमेंट जो है उसकी तरफ जाएगी? जुनेजो साहब की जजमेंट
जो है वो कलअदम तो करार दे दिया था डिसोल्यूशन को, लेकिन अमलन रिस्टोर नहीं किया असेंबली को। तो ये अब इंटरेस्टिंग होगा कि ये दो बड़े ऑप्शन। सर ब्रेक लेने का कह रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब ब्रेक लेने का, हैदर भाई वो कह एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके फिर हम बात करते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, उस पर हम जाएंगे कि अगर अपोजिशन बाइकआउट की तरफ चली जाती है और इस तरह की चीजें डिस्कस हो रही हैं कि जनाब इस सिचुएशन में अगर ये चीजें नहीं होती तो हमें फिर एतबार नहीं है कि हमें इलेक्शन के अंदर भी खुला ग्राउंड मिलेगा, वो तो अब ये कह रहे हैं। अगर ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन कोई सख्त फैसला लेती है तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? एक ब्रेक, वापस आते हैं।